हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 19 दिसंबर और 19 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज की करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि अब जो अपना ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल है इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपको करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर, जीएस, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, बाल मनोविज्ञान आदि पढ़नी है तो अब आपको ये सारी वीडियोस ढूंढने में बहुत आसानी रहेगी। अब आप इन सभी वीडियोस को आसानी से ढूंढ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब हम करेंगे शुरू आज की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला प्रश्न कि आज है 19 दिसंबर और 19 दिसंबर से संबंधित पहला प्रश्न तो यही बनता है कि 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। अब बात करते हैं गोवा मुक्ति दिवस। गोवा भारत का एक राज्य है जो कि गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। गोवा जो है 19 दिसंबर 1961 को स्वतंत्र हुआ था। भारत देश 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन गोवा ऐसा राज्य है जिस पर 1961 तक पुर्तगालियों का शासन रहा था और 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया था। बात करते हैं कि 1961 में तो ये आजाद हुआ, उसके पश्चात 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और इस प्रकार से गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। तो यह है गोवा के मुक्ति दिवस मनाने की पूरी घटनाक्रम। अब मैं बताता हूं कि गोवा की राजधानी क्या है। तो गोवा की राजधानी है पणजी। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। तो ये सारी जानकारियां थी जो मैंने इस प्रश्न से संबंधित आप सभी को दी है। अब पढ़ते हैं एक एक करके करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न है कि किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, शुरू किया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। अर्थात अब उत्तर प्रदेश राज्य में किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो थोड़ी जानकारियां और भी है कि इसका उद्देश्य क्या है। जो किसान है उन सभी किसानों की आय को, इनकम को दोगुना करना ही किसान कल्याण मिशन का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत राज्य में विभिन्न कृषि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और लोगों को कृषि के तौर तरीकों को समझाया जाएगा ताकि किसान अपनी आय को बढ़ा सके। अब यहां से देखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जो है जनसंख्या के आधार पर राज्य है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर तो राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री हैं। पहले तो है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं दिनेश शर्मा। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। तो बात करी है यहां तक। अब अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि कॉर्पेट नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ है। तो कॉर्पेट जो नौसेना अभ्यास है इसका आयोजन भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया गया है। अर्थात ऑप्शन डी जो है, 4 नंबर ऑप्शन जो है ये आपका सही रहेगा। अब थोड़ी और जानकारी बात करते हैं कि ये 2 दिवसीय था। 17 से 18 दिसंबर तक ये शुरू किया गया और इस कॉर्पेट अभ्यास का 2002 से लगातार इसका आयोजन हो रहा है और इस वर्ष यह इसका 35वां संस्करण है। बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि दोनों देशों यानी कि भारत और इंडोनेशिया दोनों देशों के बीच में समन्वय और तालमेल को बढ़ावा देना ही नौसेना अभ्यास कॉर्पेट का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए ये भारत के साथ कौन से देश के साथ जुड़ा है? इंडोनेशिया के साथ जुड़ करके ये नौसेना अभ्यास हुआ है। तो इंडोनेशिया के बारे में अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता।
इंडोनेशिया की राजभाषा कौन सी है? इंडोनेशियाई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। जोको विडोडो राष्ट्रपति है। और अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति है यूसुफ काला। यूसुफ काला जो है वे इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये जानकारी इस प्रश्न से साथ साथ हमने इंडोनेशिया के बारे में भी पढ़ी है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि NHAI के चेयरमैन का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया गया है। अब कौन है, उनका नाम क्या है? जो NHAI के चेयरमैन है जिनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू, अर्थात ऑप्शन बी। सुखबीर सिंह संधू जो है उनका कार्यकाल आगामी 6 महीनों के लिए NHAI के रूप में 6 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। थोड़ी जानकारियां और हैं, जैसे कि NHAI की अगर हम फुल फॉर्म बात करें तो NHAI की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अब इसके चेयरमैन का कार्यकाल यानी कि सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सुखबीर सिंह संधू जो हैं वे उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो ये जानकारियां मैंने आप सभी को इस प्रश्न से दी है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि परिश्रम नामक पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो परिश्रम नामक जो पोर्टल है इसका शुभारंभ जो है वो किया गया है नवीन पटनायक के द्वारा। नवीन पटनायक जो हैं वे ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा ही अब परिश्रम नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अब देखिए 4 ऑप्शन लिखे हैं, चारों के चारों जिनके नाम लिखे हैं वो चारों के चारों किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। तो ये जानकारियां यहां से थी, लेकिन थोड़ी जानकारियां और भी है जो कि आपको इस प्रश्न से मिल सकती है। जैसे कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा अब परिश्रम नामक पोर्टल शुभारंभ किया। इसके साथ ही 22 ऑनलाइन सेवाओं का भी अतिरिक्त रूप से उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कारोबार को आसान बनाना और राज्य में औद्योगिक विकास करना। राज्य में औद्योगिक विकास करना भी इस परिश्रम नामक पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश सरकार के मध्य द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया है? एडमिरल करमबीर सिंह, मनोज मुकुंद नरवाणे, राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी। तो इसमें जो भारत का नेतृत्व किया है वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनका इसका नेतृत्व किया गया। जो द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है इसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बात करते हैं थोड़ी और भी। यहां भारत का नेतृत्व पढ़ा, अब बात करेंगे कि बांग्लादेश का नेतृत्व किसने किया। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसमें बांग्लादेश का नेतृत्व किया। इसके दौरान एक रेलवे लिंक का उद्घाटन किया जो आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे इसका नाम है हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक। हल्दीबाड़ी भारत में है, चिल्हाटी जो है वो बांग्लादेश में है। तो हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक का उद्घाटन किया गया। ये जो रेलवे लिंक है ये 50 साल पहले ही यानी कि 55 साल पहले ही 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत और पूर्वी पाकिस्तान का युद्ध जब अलग हुए थे तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात से ये बंद था और इसके बाद अब इसे 55 सालों के बाद में दोबारा से शुरू किया गया है। दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया है। तो ये जानकारियां थी इस प्रश्न से जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद है कि फोर्ब्स ने 2020 के सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर कौन रहे? तो इस रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर जो रही हैं वो है काइली जेनर। काइली जेनर अमेरिकी है जो कि इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रही है। दूसरे स्थान पर अमेरिका के ही रैपर रहे हैं कान्ये वेस्ट
और बात करें, देखिए तीसरे नंबर पर लिखे हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार तीसरे स्थान पर नहीं रहे, लेकिन भारत की तरफ से एकमात्र बॉलीवुड एक्टर जो रहे हैं वो है अक्षय कुमार। तो भारत की तरफ से पहले स्थान पर कह सकते हैं, या भारत की तरफ से एकमात्र सेलिब्रिटी जो रहे हैं इस टॉप 100 की लिस्ट में वो अक्षय कुमार रहे हैं। कुल रूप से वो 52वें स्थान पर रहे, लेकिन भारत की तरफ से पहले स्थान पर रहे। तो देखिएगा, प्रथम स्थान पर अमेरिकी काइली जेनर रही। 2020 में उनकी कुल कमाई 6.1 बिलियन डॉलर रही है। उसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिकी रैपर कान्ये वेस्ट 170 मिलियन डॉलर के साथ, और सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 हस्तियों में भारत के अक्षय कुमार 48.5 मिलियन डॉलर के साथ में एकमात्र बॉलीवुड एक्टर हैं, जो कि इस सूची में कौन से स्थान पर रहे, 52वें स्थान पर रहे हैं। उसके बाद जो फोर्ब्स पत्रिका है, इसने अक्षय कुमार को भारत की सबसे परोपकारी हस्तियों में से भी एक बताया है, क्योंकि कोरोना वायरस के दौरान उन्होंने लोगों के लिए, सरकार को कुछ दान दिया था और लोगों की बहुत मदद करी है। इस बात को देखते हुए फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें भारत के सबसे परोपकारी हस्तियों में से एक कहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंटल अवार्ड 2020 जो है, इससे सम्मानित किया गया है सेल को, अर्थात ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसको सम्मानित किया गया है। थोड़ी जानकारी और पढ़ेंगे, जैसे सेल की फुल फॉर्म पढ़ें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। और ये 2020 ही नहीं बल्कि 2019 में ये पुरस्कार जो था ये भी सेल ने ही जीता था। उसके साथ देखिएगा, पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार स्टील बनाने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। अब सेल को पुरस्कृत किया गया है तो सेल के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे, जैसे कि सेल की फुल फॉर्म क्या है। हिंदी में तो यहां पढ़ ली, अब हिंदी में इंग्लिश में पढ़ेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बात करते हैं अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है अनिल कुमार चौधरी। मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना, सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जो 22 दिसंबर को जो शताब्दी समारोह होगा, इसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो AMU के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। बात करते हैं कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री हुए थे, इसके संबोधन किया था या इसके समारोह में शामिल हुए थे, वो हुए थे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 1964 में इसके जो संबोधन में शामिल हुए थे या मुख्य अतिथि थे। 1964 के बाद से अब केवल नरेंद्र मोदी ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस समारोह में शामिल होने का मौका मिला है। बात करते हैं AMU की फुल फॉर्म क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। स्थापना 1875 में हुई थी और संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। वर्तमान में चांसलर कौन है? तो मुफद्दल सैफुद्दीन जो है वे वर्तमान में AMU के चांसलर हैं। तो ये जानकारियां थी जो कि इस प्रश्न से मैंने आपको दी है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि IBM के अध्यक्ष कौन बने हैं? IBM के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? तो अब बने हैं ए कृष्णा अर्थात अरविंद कृष्णा। ए कृष्णा को अब गिन्नी रोमेटी के स्थान पर IBM का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, हालांकि वो 1 जनवरी से अपने पद पर रहेंगे, लेकिन बात करते हैं उनके बारे में, इस प्रश्न की संबंधित और जानकारियां, जैसे कि वे वर्तमान में IBM के CEO के पद पर भी हैं। उनकी नियुक्ति गिन्नी रोमेटी के स्थान पर करी गई है और अरविंद कृष्णा 1990 से IBM के साथ जुड़े हैं। इससे पहले वे क्लाउड व्यवसाय के प्रमुख थे। अब बात करते हैं IBM, तो IBM के बारे में पढ़ेंगे। IBM के सबसे पहले तो फुल फॉर्म पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। स्थापना कब हुई थी? 16 जून 1911 में। और मुख्यालय कहां पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर पुरुष का खिताब किसे दिया गया है? तो पुरुष 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर पुरुष का खिताब दिया गया है रॉबर्ट
लेवांडोव्स्की यानी कि बी ऑप्शन को, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को अब फीफा 2020 प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है। उनके साथ साथ ही देखिएगा 32 वर्षीय खिलाड़ी है जिन्होंने यूरोप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी 2020 में रहे हैं। उनके साथ ही लूसी ब्रोंज को बेस्ट प्लेयर महिला का खिताब दिया गया है और लूसी ब्रोंज ये पुरस्कार जीतने वाली पहली इंग्लैंड या इंग्लिश खिलाड़ी भी बनी है। तो ये जानकारियां थी आज की वीडियो से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश फेसबुक पेज से ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।